का पार्ट है, आपको भी रोज पढ़ना ही है क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है ना, और हम भी पढ़ाना ही है, ठीक है। देखिएगा, तो अगर हम बात कर रहे हैं, कल हमने बात की थी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और आज हम दूसरा एक टॉपिक शुरू करेंगे सोशलाइजेशन का। और हो सकता है कि ना भी शुरू करूं क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, तो क्योंकि मैं छुट्टी नहीं करना चाहती, दैट्स व्हाई आई केम। तो ये भी हम खत्म करके इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, 1921 है क्यों है, बहुत बढ़िया हलीमा, मत बताओ, ये सुन के ही जो है अजीब सा लग रहा है। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हमने पढ़ी थी। अब कई लोगों को क्या लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कि अगर वुडवर्थ ही माने तो कई लोगों को लगेगा कि हेरिडिटी 50% होगी और 50% जो है एनवायरमेंट होगा, ऐसा कुछ लग सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की डिबेट में, या मैं कहूँ नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट में, या इसको दूसरे शब्दों में मैचुरेशन और लर्निंग जैसा भी आप कह सकते हो, क्योंकि लर्निंग एनवायरमेंट से होती है और मैचुरेशन हेरिडिटी से होता है, तो वैसे भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो इसकी डिबेट में आप ऐसा नहीं कह सकते कि 50% तो मान लो जो है हेरिडिटी है और 50% आपकी एनवायरमेंट है, या 75 जो है हेरिडिटी है और जोड़ दो 25 इधर आपका एनवायरमेंट है। ये सब क्रैप है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी कोई परसेंटेज जो है, वही चल रहा है ज्योति, तय नहीं है ना। ये कोई भी परसेंटेज इस तरह की तय नहीं है कि हम ये कह दें कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट में कौन कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए कोई परसेंटेज तय नहीं कर सकते हैं। वुडवर्थ का कथन है, यानी वुडवर्थ क्या कहते हैं, बोथ आर इक्वली इसेंशियल, यानी दोनों ही जो हैं पूर्ण रूप से या बराबर रूप से महत्वपूर्ण हैं इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। वुडवर्थ के अनुसार बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। अगर मान लो हेरिडिटी नहीं होगी तो एनवायरमेंट भी क्या कर लेगा। अगर हेरिडिटी बिल्कुल ही बर्बाद स्थिति में है, यानी कि नरगिस क्या कह सकते हैं उसको, आईक्यू बिल्कुल 25 है या कोई इतनी बड़ी डिजीज है, तो कितना भी बढ़िया एनवायरमेंट दे दो कैसे चेंज करोगे जो हेरिडिटी से आ रही है। मान लो कई बार बीमारियां हेरिडिटी से आप कैरी करते हो ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं कितने सारे जो जीन्स से, जैसे थैलेसीमिया हो गया है ना, तो और भी इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर हम देखें, या टर्नर सिंड्रोम हो गया, किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया, तो ये हेरिडेटरी ही तो है, कि जो हेरिडिटी में चीज़ें ठीक से ना हो पाने के कारण आप डाउन सिंड्रोम थोड़ी ठीक कर दोगे किसी का, है ना। या बच्चे को अगर कुछ डिसऑर्डर्स हैं जेनेटिक, तो ऐसा थोड़ी है कि वो आप रातों रात ठीक कर दोगे कितना भी अच्छा एनवायरमेंट दे करके, समझ रहे हो। तो इक्वली इसेंशियल, यानी आपको अच्छी हेरिडिटी भी चाहिए, अच्छा एनवायरमेंट भी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का समान महत्व है। समान का मतलब ये नहीं है कि 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट। यू नेवर नो, किसी एस्पेक्ट में, किसी चीज में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी या हावी हो सकती है, दूसरे में एनवायरमेंट ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। भाई अगर आपको मान लो लैंग्वेज सिखानी है बच्चे को, तो अगर इंग्लिश की आप बात कर रहे हो तो इंग्लिश कोई माँ के पेट से थोड़ी सीख के आएगा। अगर कोई अमेरिका में रहता है वो बाय डिफॉल्ट सीख जाएगा। आप हिंदी बाय डिफॉल्ट सीख गए क्योंकि आप इंडिया में रहते थे, है ना। या जो भी आपकी मदर टंग है, हरियाणवी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, वॉट मिथिला, वॉट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों का समान महत्व है या इक्वली इसेंशियल है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है या फिर सिर्फ एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि सिर्फ हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है और सिर्फ एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं कह सकते हम। दोनों ही महत्वपूर्ण है। किसी क्षेत्र में कई बार एनवायरमेंट का रोल ज्यादा बढ़ जाता है या ज्यादा महत्व होता है, किसी क्षेत्र में आपका हेरिडिटी का रोल ज्यादा होता है, लेकिन दोनों मिलकर के इंटरमिंकल होकर के काम करते हैं। डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है, यानी गुणनफल है किसका, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। तो एक क्वेश्चन आता है या एक कॉन्सेप्ट बनता है, क्या हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट जो है वो एडिटिव हैं, तो जी नहीं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये आप लिख सकते हो कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, HNE लिख दूंगी मैं अगली बार से, एनवायरमेंट आर नॉट एडिटिव, यानी आप ऐड नहीं कर सकते हो, आर नॉट एडिटिव। योगफल संभव नहीं है इनका। मतलब 50% हेरिडिटी प्लस 50% एनवायरमेंट, तो 100 हो गया मिलकर के टोटल स्कोर। जी नहीं, आप योग नहीं कर सकते। आनुवांशिकता और वातावरण योग का योग किया नहीं जा सकता, समझ रहे हो बात को।
कोई बात नहीं, आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब है, आप ऑफ ले लो। मैं ये टॉपिक छोटा सा ही है, ये करा दूं, और मैंने बोला हुआ है टीम को भी कि मतलब वो काढ़ा बन रहा है, तो थोड़ा सा मुझे, हाँ, गले में दिक्कत ज़बरदस्त है, बट आप लोग परेशान हो जाते हैं, और मुझे अभी वेकेशन पे भी जाना है 25 तारीख को, तो 4-5 छुट्टियाँ आपकी उस टाइम हो सकती हैं। तो हाँ, उसकी लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिएगा, वो मैंने बोला हुआ है, अगर सीटेट वालों की बात करूँ तो जनवरी एंड मतलब 30-31 तारीख तक आपका सिलेबस खत्म। और वैसे भी कोई और D+B की जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी पेपर एकदम से नहीं आ रहा, तो हम चल ही रहे हैं उस स्पीड पे, तो उसकी चिंता आप लोग करिएगा मत। बट मैं चाह नहीं रही कि अभी जितना हो सके मैक्सिमम में क्लास ले लूँ, उतना अच्छा है ना। और भाई ज़्यादा ही दिक्कत होगी तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, समझ रहे हो बात। तो वैसा है, हो जाएगा ये भी ठीक, ये सीजनल है, बहुत लोगों को हो जाता है, तो उसकी आप लेकिन टेंशन मत लेना, क्लास नहीं भी हो रही तो इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि लाइव में ही पूरा सिलेबस खत्म होगा। वो किस दिन ज़्यादा लगानी पड़े, डबल क्लास लगानी पड़े, बट वो स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी सही स्पीड पे चल रहे हैं, कोई पीछे नहीं चल रहे हैं हम सिलेबस में। बस आप लोग जो है परेशान कई बार हो जाते हैं उसलिए कि आपकी वो कंटिन्यूटी बनी रहे, हालांकि बाकी क्लासेस भी आपकी होती ही होंगी। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर एडिटिव। हाँ यार, गर्म पानी ही पीऊंगी अब से। ये कल रात से क्लास में शुरू हुआ, जब मैं यूट्यूब पे क्लास ले रही थी, उसमें स्पीड भी बहुत और जोर लगता है काफ़ी, उसके बाद ये बढ़ता ही गया है पूरी कल रात से अब तक। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर एडिटिव, यानी आर नॉट एडिटिव, लिख लीजिएगा, आर नॉट एडिटिव। योग संभव नहीं है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का H और E का योगफल नहीं करते, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बच्चे का जो विकास हुआ है उसमें 50% हेरिडिटी है, 50% एनवायरमेंट, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब क्या, वुडवर्थ कह रहे हैं दोनों इसेंशियली इंपॉर्टेंट हैं। इस चक्कर में हाँ, कोई दिक्कत नहीं श्री, H और E दोनों ही इक्वली महत्वपूर्ण हैं, हम ये कह सकते हैं। यानी दोनों का जो योगफल है वो संभव नहीं है, लेकिन हम इक्वली इसेंशियल इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी एक को छोड़ नहीं सकते। इक्वल का मतलब 50-50% नहीं है। इक्वल से मतलब यहां, या इक्वली इसेंशियल से मतलब है कि दोनों का बेहद महत्व है, दोनों का इंपॉर्टेंट या की महत्व है, समान महत्व है। इसका मतलब यह है कि मात्रा में या परसेंटेज में नहीं, महत्व में आप एक को नहीं हटा सकते, है ना। H और E का योगफल नहीं हो सकता, तो हम ये नहीं कह सकते भाई हो सकता है कि आपके आईक्यू में आपका हो, क्या सकता, होता ही है, या आपके टेम्परामेंट में आपका हेरिडिटी का ज्यादा रोल हो, और आपने जैसी बॉडी को बिल्ड किया है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा है, एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजों पे आपने जो सीखा है, आपकी भाषा है, कुकिंग स्किल है, वॉट एवर ड्राइविंग स्किल है, ये सब एनवायरमेंट का रोल है। ठीक है, हेरिडिटी इसमें रोल प्ले करेगी, लेकिन हेरिडिटी का रोल कम हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हेरिडिटी या सिर्फ एनवायरमेंट, कोई एक चीज किसी भी काम में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी हेरिडिटी का रोल ज्यादा जरूरी हो उस पर्टिकुलर टास्क में, एनवायरमेंट का रोल कम हो, समझ रहे हो। अगर हम बात करते हैं यहां, तो हेरिडिटी, फिर एक सवाल आता है कि क्या हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट सब्ट्रैक्टिव हैं, तो वो भी नहीं है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर नॉट सब्ट्रैक्टेबल या सब्ट्रैक्टिव। मतलब क्या है भाई इसका, कि इनको घटा भी नहीं सकते। जैसे योग संभव नहीं है, जोड़ना संभव नहीं है, वैसे ही घटाना भी संभव नहीं है। ठीक है, वैसे ही घटाना भी संभव नहीं है, कि ये नहीं कह सकते कि 70 में से 100 में से 70 माइनस कर दिया और 70 हेरिडिटी, 30 जो है एनवायरमेंट बच गया, बिल्कुल भी नहीं भाई। रिवीजन अगले 8 दिनों में करोगे नहीं थी, क्या कर सकते हैं अगर पेपर में समय ही आपको कम मिला है तो, है ना। हो सकता है उससे पहले करा दूं, वो मैं लास्ट की लिमिट लेके चल रही हूँ, समझ रहे हो। ये तो आपको फिर पुराना बैच क्यों नहीं ज्वाइन किए थे भाई, इससे पहले कौन करा देगा। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर नॉट सब्ट्रैक्टिव, यानी आनुवंशिकता और वातावरण जो है, आनुवंशिकता वो वातावरण को घटाना संभव नहीं है, ये कह सकते हो। ये समझने के लिए लैंग्वेज से ज्यादा, कि भाई आप इसको ये थोड़ी कह सकते हो कि H माइनस E हो जाएगा,
कि हेरिडिटी माइनस एनवायरमेंट या हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट बराबर हो गया डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर होता क्या है भाई, ना तो एडिटिव है ना ही सब्ट्रैक्टिव है, ठीक है, दोनों में चल रहे हैं मिजान, डोंट वरी। बात सही है, बहुत बढ़िया देवांश। नोट्स आपको सारे अभी एडवांस में मिल जाएंगे। तो सब्ट्रैक्टिव भी नहीं है और एडिटिव भी नहीं है, देन क्या है, डिविजिबल है क्या, H and E आर नॉट डिविजिबल ऑल्सो, डिविजिबल भी नहीं है, यानी आप भाग भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकते हम कि H को डिवाइड किया E से या E को डिवाइड किया H से तो डेवलपमेंट निकल करके आ गया, दिस इज रॉन्ग, ये कोई इक्वेशन नहीं है। फिर है क्या, तो लास्ट चीज आती है कि ये प्रोडक्ट है, कि हेरिडिटी इन एनवायरमेंट आर मल्टीप्लिकेबल, हेरिडिटी एंड environment are multiplicable, यानी गुणनफल संभव है दोनों का, मल्टीप्लिकेबल, ठीक है। इतनी बात, कोई चेंज नहीं होगा देवांश, वही सिलेबस है, वही पढ़ना है आपको, ठीक है अंजलि, थैंक यू आराधना अंजलि। देखिए, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर मल्टीप्लिकेबल, यानी हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट बराबर डेवलपमेंट। अब इस इक्वेशन में, या ये जो पूरी व्यवस्था बनी है, ये जो पूरी इक्वेशन बनी है, इसमें कहीं पे हेरिडिटी का योगदान ज्यादा हो सकता है किसी क्षेत्र में और किसी में एनवायरमेंट का। भाई प्रोडक्ट में, या जो हम कहते हैं कि गुणनफल है, विकास क्या है, गुणनफल है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का गुणनफल है, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि यस दे आर मल्टीप्लिकेबल, या फिर डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट समझ रहे हो, गुणनफल है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। किसी क्षेत्र में किसी की भूमिका ज्यादा हो जाएगी, भाई आपकी आंखों के रंग के तय होने में हेरिडिटी की भूमिका ज्यादा है ना, और आपकी आंखों के ठीक रहने में एनवायरमेंट का काफी रोल है, कि अगर आप स्क्रीन पे ही बैठे रहेंगे, न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो आईसाइट वीक हो जाएगी, एनवायरमेंट का रोल है। आजकल बच्चों के बचपन में चश्मे लग जाते हैं, पहले शायद उतना नहीं था। फादर ऑफ हेरिडिटी नहीं राजरानी, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं हम जॉन ग्रेगर मेंडल को, ठीक है जी। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं फर्स्ट क्लास, वेलकम है भाई सभी का, पुरानी क्लासेस सारी देख लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया अलका। हाँ अंजलि, आराम मिलता है जिस चीज से वो अच्छी लगती है, टेस्ट तो किसको ही। चलें आगे बढ़ें जी। तो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। तो आनुवांशिकता और वातावरण जो है वो गुणनफल है। तो विकास या विकास की प्रक्रिया यानी डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया H और E का गुणनफल है, E का गुणनफल है, गुणनफल है। बात सही है? दे आर मल्टीप्लिकेबल, प्रोडक्ट है, डिविजिबल नहीं है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट क्या आप डिवाइड करके देख लो तो डेवलपमेंट निकल के आ जाएगा। सबट्रैक्टिव नहीं है, हाँ पूरक है ये कह सकते हो आप। और क्या है आपका, एडिटिव नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर आपको हो रही है तो आप बता सकते हैं। तो एडिटिव नहीं होते, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट को यू कैन नॉट से कि हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट बराबर डेवलपमेंट, यू कैन नॉट से दिस। हेरिडिटी माइनस या एनवायरमेंट माइनस हेरिडिटी बराबर डेवलपमेंट आ जाएगा, यू कैन नॉट से दिस। हेरिडिटी डिवाइडेड बाय एनवायरमेंट बराबर डेवलपमेंट आ जाएगा, वी कैन नॉट से दिस। सिंपल हम क्या कह सकते हैं,
हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। तो विकास जो है गुणनफल है, प्रोडक्ट है किसका? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, एक नंबर में कम से कम। ठीक है जी नेहा, चलिए। तो वुडवर्थ ये कह रहे हैं इक्वली इसेंशियल है। कोई भी अगर आपको ये कहे नहीं सिर्फ हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है या सिर्फ एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, नहीं, आपको ये देखना है कि किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है, बात कही क्या जा रही है। कुछ केसेस में एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होगा, कुछ में हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यू हैव टू सी के पूछा क्या है। अगर आंखों के रंग की, बॉडी के स्ट्रक्चर की, ब्लड ग्रुप की बात हुई है ना, तो ये सब आपका हेरिडिटी तय करती है। इन सबको कितना बेहतर तरीके से ये बाहर निकल करके आएंगे। क्षमता है किसी में और एनवायरनमेंट नहीं मिला, ट्रेनिंग नहीं मिली, तो कहाँ से डेवलपमेंट हो पाएगा उस तरह का? समझ रहे हो? हाँ भाई, पी लेंगे हल्दी वाला दूध भी मंगा देंगे अभी। और बताओ, हल्दी तो होगी ही मतलब। जॉन ग्रेगर मेंडल प्रोपाउंडेड 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी। तो ग्रेगर मेंडल के 3 लॉज हैं। इनको जॉन ग्रेगर मेंडल को मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स कह देते हैं, जनरली पूछा नहीं जाता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कह देते हैं। और ये जीन्स कैरी कौन करता है? क्रोमोसोम्स जो हैं वो जीन्स को कैरी करते हैं। वो सब मिल जाएगा तब रेस। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, बैच में नहीं है, रत्ती भर की भी कोई कमी या कोई भी इसको बेहतरीन चीज़ें आपको दी जा रही हैं। अगर आप ठीक से इस्तेमाल कर पाए तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर लेंगे। क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद भी कई लोग रोते रहते हैं ना, तो वो फिर पढ़ते नहीं हैं, वो बस रोते हैं। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर तो आपका देखने का नजरिया है ना, वो तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स, है ना, कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट दिया गया। उसमें अब थोड़ा पार्ट तो हर चीज में है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, प्योर तो कुछ भी नहीं है कि प्योर बिल्कुल जो है हर चीज प्योर हो जाएगी कि सिर्फ एनवायरनमेंट या सिर्फ हेरिडिटी। बट ज्यादा रोल किसका है वो देखना है आपको। तो कैरेक्टर जिसको हम कह रहे हैं, जो चीजें हमें सही गलत लगती हैं, वही हो सकता है गाँव में किसी का किसी महिला का मुंह ढक के ना चलना भी कैरेक्टर खराब होने वाली बात हो जाए। हो सकता है अमेरिका में बाकी बहुत सारी चीजों में ना हो। तो ये तो सोशली बनाई हुई चीजें हैं, इसमें सही गलत ढूंढना अपने आप में जो है कॉम्प्लिकेटेड मामला है, उस पर ना जाएं तो अच्छा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये 3 इन्होंने लॉज दिए हैं मुख्य रूप से। हेरिडिटी के पूछे नहीं जाते आपसे, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि आपके एक डोमिनेंट जीन होता है आपके अंदर और एक रिसेसिव जीन होता है। यानी मान लीजिए आपके अंदर आपकी माता की हाइट कम थी और पिताजी की हाइट ज़्यादा थी, और दोनों जीन्स आपके अंदर हैं, लेकिन आप में डोमिनेंट क्या हुआ कि आपकी हाइट जो है ज़्यादा हो गई, पिताजी की हाइट वाला जो जीन था वो ज़्यादा डोमिनेंट था। या मेरे पिताजी का रंग अगर थोड़ा सांवला है, मेरी माताजी अगर जो है उनका फेयर कलर है, तो जीन्स तो दोनों आए हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन सा रहा? मेरी माताजी वाला। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। तो कोई एक जीन जो है वो डोमिनेंट होता है, कोई एक रिसेसिव होता है। तो रिसेसिव जीन होगा तो सही, लेकिन जो एक्सप्रेशन होगा जिसका, वो डोमिनेंट जीन का होगा। ठीक। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब सेग्रीगेशन का भी लॉ है कि जो गैमेट्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। नन ऑफ योर बिजनेस, कोई काम का आपको आना नहीं है। ठीक है ना, ये चलता रहेगा दीपिका, पढ़ना नहीं छोड़ना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी क्या है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंटली चले जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। आपको जनरली नहीं जानना है ये। एक लॉ ऑफ रिग्रेशन होता है कि दोनों माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है, फिर भी बच्चा जो है आईक्यू उसका कम हो सकता है ना। तो वो एक अलग कहानी है। बट आपसे लॉज नहीं पूछे जाते कहीं भी, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारेंगे, इतना समझना आपके लिए काफ़ी है। कुछ सवाल आप कर सकते हैं 2 4 6 जो आजकल पूछे जा रहे हैं, देखिएगा। हाँ बिल्कुल सेम होती है सीडीपी, चाहे पेपर 1 हो 2 हो। पूछ ले श्री, क्या फ़र्क पड़ता है, पूछ लेता है। नोट्स नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगे आपको। मैं आज ही टीम को बोल के सारे डलवा देती हूँ, अगर नहीं भी डले हैं सारे तो ज़रूरत नहीं है वो हिंदी में बताने की, जो थी वो हमने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, नहीं पूछा जाता। तो मैं आपको बर्डन करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते रहें। इसमें ना थोड़ा सा शहद होना चाहिए था, बस नमक का ही टेस्ट आ रहा है मुझे। नहीं, फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं है प्याजे, वो हैं, वो क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल रही हूँ, मतलब जेनेटिक्स नहीं कहते जिसके फादर की आप बात कर रहे हो प्याजे के कॉन्टेक्स्ट में। वो जेनेटिक्स के फादर नहीं है, उसको कुछ और कहते हैं जो मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ।
वो भी पूछा नहीं जाएगा आपसे। अब इसमें मिक्स जवाब आ रहे हैं, चलिए समझते हैं। देखिएगा, academic performance and intellectual abilities gradually improve in children who leave deprived settings and enter enriched settings. The above argument points primarily towards which of the following debates of development, यानी कौन सी डिबेट की तरफ जो है ये पॉइंट करता है कि यदि बच्चों में जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बेहतर होने लगती है, यदि वो डेप्राइव्ड यानी वंचित वातावरण, जहाँ रिसोर्सेज नहीं है, खाने पीने को नहीं है, अच्छा पढ़ने को नहीं है, अच्छे मेथड्स नहीं है, वो एनवायरनमेंट छोड़ करके अच्छे एनवायरनमेंट में चले जाएं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उनकी क्षमता जो है वो बढ़ने लगती है। ये कौन सी डिबेट ऑफ डेवलपमेंट है? देखिए, लार्जली देखेंगे तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ही है, लेकिन क्योंकि ये जिस कॉन्टेक्स्ट में टू द पॉइंट पूछा है और आपका जो ऑफिशियल आंसर की भी है वो एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू की ही बात करती है, स्थिरता बनाम वृद्धिशीलता। देखिए, ये है आपका डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन आपको पता है कि आप किसी चीज को इंटीग्रेट करना, मतलब बॉडी में सारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को एक साथ, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, सभी प्रकार को एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करना। डिफरेंशिएशन, जहां जरूरत पड़े आप डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई आपको आंसू पोंछने आप दो हाथों से पोंछ लेते हैं, आपको पूरी कोई एक्टिविटी करनी होगी तो इंटीग्रेशन का आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी ये नहीं है। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, तो ये बात यहाँ नहीं हो रही है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट के अंदर ये एक तरह से आ जाती है पूरी डिबेट, ये आप कह सकते हो कि जो है, क्योंकि डिबेट्स में हम जनरली इन्हीं पे फोकस करते हैं कि भाई अगर आप एनवायरनमेंट अच्छा देंगे तो बच्चा जो है बेहतर सीख सकता है, लेकिन ये ऑफिशियली इन्होंने नहीं माना है। और दूसरा, क्योंकि ये टू द पॉइंट अगर आप पूछेंगे तो गलत नहीं है एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू को मानना। एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू क्या है? एंटिटी कहती है, एंटिटी व्यू ऑफ डेवलपमेंट या लर्निंग कहता है कि जो सीखना है या डेवलपमेंट है वो फिक्स है, तो ये फिक्स नहीं होता है ना, कि लर्निंग या तो होगी किसी में क्षमता या तो नहीं होगी। हम कहते हैं कि अगर एनवायरनमेंट सही दिया जाए तो आप मैथ्स में खराब थे, आप चाहें तो उसको ठीक करते रह सकते हैं। इंक्रीमेंटल यही कहता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आप धीमे धीमे सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं, बढ़ता जाए, इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे नौकरियों में इंक्रीमेंट होता है ना लोगों का, ऐसे ही यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, इसको हम लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते थे, एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल जो व्यू है एबिलिटी का, ये इन्होंने इस बार डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया है। ठीक है ना, तो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि डेप्राइव्ड सेटिंग से निकाल के तब आप अच्छी सेटिंग में डाल रहे हो, यानी वंचित समूह या वंचित खराब माहौल से आपने सही माहौल में डाला है। यानी जिस ट्यूशन टीचर से आप पहले पढ़ते थे उसको छोड़ दिया आपने, दूसरी जगह आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आने लगा है। हो सकता है वहां पे मेथड्स की दिक्कत हो, तो आप ये नहीं मानेंगे कि एबिलिटी फिक्स है, मैं तो मैथ्स में खराब हूं तो खराब ही रहूंगा। अगर सही एनवायरनमेंट मिले, आप एफर्ट करें तो इंक्रीमेंटल है, लर्निंग जो है या एबिलिटी जो है, क्षमता जो है, उसको बढ़ाया जा सकता है ना, जिसमें वृद्धिशीलता संभव है, वृद्धिशील है। एंटिटी मतलब फिक्स्ड या स्थिर है कि भाई क्षमता तो स्थिर होती है, फिक्स होती है, या तो कोई इंटेलिजेंट होता है या तो नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। आप एनवायरनमेंट सही देकर के वो सिखाते रह सकते हो बच्चों को। ठीक है, स्थिरता बनाम वृद्धिशीलता, तो इसमें हम हेरिडिटी के साथ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमसे एग्जैक्टली पूछा कुछ और ही है। अगर ये एंटिटी नहीं होता तो हम हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट के साथ चले जाते। ठीक है अंजलि, ले लेना। वर्षा, लार्जली ये डिबेट उसी में जाती है। अगर आप देखोगे एबिलिटी और इंक्रीमेंटल, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के अंदर ही आपको नजर आएगा अगर बड़े पहलू में देखेंगे तो। लेकिन क्योंकि टू द पॉइंट पूछा है और हमसे जवाब भी यही एक्सपेक्ट किया है और ऑफिशियली माना है उन्होंने, दोनों में से कोई भी जवाब गलत नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियली जो माना है वो उन्होंने वही माना है, एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल। और अगर पूछने का तरीका देखोगे तो पूछा भी वैसे ही है, वो हमने मिसरीड कर लिया था उसको, कि उन्होंने कहा है कि पहले वंचित में था, वंचित से निकाल के सही जगह पे ले आए, डेप्राइव्ड से अच्छी जगह पे ले आए तो ग्रेजुअली सीखना बेहतर हो जाएगा। यानी एबिलिटी फिक्स नहीं है, एंटिटी व्यू ना देख करके इंक्रीमेंटल मान रहे हैं हम कि इंक्रीमेंट हो गया अगर सही एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं तो इसलिए हम एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल के साथ उसमें जा रहे हैं। बात सही है कि नहीं? 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर द सेम इन मेल एंड फीमेल, दे आर नोन एज, यानी 22 पेयर जो होते हैं महिलाओं और पुरुषों में एकदम सेम होते हैं, किसी में भी 23वें जोड़े की वजह से ही आपका निर्धारित होता है सेक्स। तो 22 जो कि सेम है उनको ऑटोजोम कहते हैं। ऑटो का मतलब ये सेम है सारे,
ये कोई गारंटी नहीं है एक्स एक्स हैं कि वाई वाई हैं, यहाँ पे ऑटोजोम है यानी सेम है 22 जोड़े, जो 23वां जोड़ा है 23rd पेयर वो सेक्स क्रोमोजोम है, क्योंकि उसी से निर्धारित होगा कि सेक्स क्या है बच्चे का, ये सेक्स डिटर्मिनेंट होगा, सेक्स क्रोमोजोम इसीलिए इसको बोलते हैं। ठीक है जी, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं इसको इसीलिए, बात सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी विकास किसका उत्पाद है, डेवलपमेंट किसका गुणनफल है, ये आपको देखना है। हेरिडिटी का सिर्फ, एनवायरमेंट का सिर्फ, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट या एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली हैं सिर्फ उसी से विकास होगा, बताइएगा फटाफट से बताइए, देखते हैं रीमा क्या करा सकते हैं। सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, बिल्कुल डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, अभी यही तो बात हमने समझी है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, आनुवांशिकता और वातावरण का प्रोडक्ट है जो विकास की प्रक्रिया है। H इंटू ई बराबर, जिसको आप ऐसे देख सकते हो, H इंटू ई बराबर डी, H इंटू ई बराबर डी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, भाई ह्यूमंस में या मानवों में कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, फटाफट से बताओ। ह्यूमंस हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 55, 46, देखो ये 55 और 60 तो होते नहीं, या तो 46 होंगे या 23 होंगे। अब आप सवाल पढ़ के देखेंगे कि पूछा क्या है आपसे, उस हिसाब से फिर आप जवाब देंगे। फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। 46 कैसे कह सकते हो भाई, टोटल होते हैं 46, पेयर तो 23 ही होते हैं, एक जोड़े में 2 होते हैं ना। हाँ है मेरे भी दोस्त दीपिका, कर लेती हूँ उनसे दुख दर्द शेयर, कह रहे हैं हम आपसे अपना दुख दर्द शेयर करते हैं, आप किससे करते हो, देखिएगा एक बार फटाफट से समझिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ह्यूमंस हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, देखते हैं भाई 23 पेयर्स, 23 पेयर्स, 23 जोड़े हैं ह्यूमंस के। अगर हम बात करें ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स के 23 पेयर होते हैं टोटल, इसको 2 से गुणा कर दो तो टोटल क्रोमोसोम जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 आ जाएगा, क्योंकि पेयर या जोड़े पूछा है तो 23 होगा जवाब। ठीक है, अ न्यू बॉर्न बेबी विल बी अ गर्ल इफ इट हैज़, एक जो नवजात शिशु है वो लड़की होगी यदि क्रोमोसोम का कौन सा पेयर उसके अंदर पाया जाएगा। तो आपको पता है कि XY क्रोमोसोम किस में पाया जाएगा, बॉय चाइल्ड में, XX क्रोमोसोम पे जो है लड़की होगी। ठीक है, YY कुछ होता नहीं, कांट बी डिसाइडेड की बात नहीं है, तो XX क्रोमोसोम इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एन एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी, ये पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। एन एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी, एंड्रोगाइनस या उभयलिंगी व्यक्तित्व किसको कहेंगे, फटाफट से आपको पता लगाना है और जवाब देना है। Oh God. चलें आगे बढ़ें, XX कह रहे हैं कोई तो। एन एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी refers to men with feminine traits, has a balance of what are generally considered, बिल्कुल सही है कि एंड्रोगाइनस या उभयलिंगी पर्सनैलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स। ठीक है, टेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, एडहियर्स टू स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स प्रिवेलेंट इन सोसाइटी, नहीं। उभयलिंगी व्यक्तित्व या एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी का मतलब है कि आमतौर पे जो जनरली हम समाज में मानते हैं कि ये मस्कुलिन ट्रेट्स हैं और ये फेमिनिन ट्रेट्स हैं, कि ये मर्दाना ट्रेट्स हैं और ये स्त्री के गुण हैं, इनका बैलेंस है एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी में, कि जो हम कहते हैं लॉजिक, करेज, ब्रेवरी, ये सब मस्कुलिन ट्रेट्स हैं तो ये भी हैं, और फेमिनिन ट्रेट्स भी हैं, सॉफ्टनेस, केयर, ये सब जो हम मानते हैं, तो ये एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी जो है बैलेंस है दोनों का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पुरुष जिनमें फेमिनिन ट्रेट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, आती है प्रीति, इतनी बात क्लियर है। तो ये एक बेसिक बात है कि इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स।
अब एक सवाल है आपके सामने, फटाक से सॉल्व करेंगे आप। आखिरी सवाल है आज का। असर्शन यानी एक कथन है और एक उसका कारण है। डिले इन अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बाय चिल्ड्रन कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हेरिडिटी। यानी बच्चों के विकास प्रतिमान में या डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन कह लीजिए आप, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस बच्चे से होते हैं कि इस उम्र में ये काम करने लगेगा, यदि उसमें डिले हो जाता है, विलंब हो जाता है, तो इसका कारण हेरिडिटी है। मे बी पूछा है, अब आपको देखना सही है कि गलत है। रीजन क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहे हैं कि पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, जो हम नहीं कह सकते, ये गलत बात है ना, कि पर्यावरणिक कारकों का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर एनवायरमेंट सही नहीं मिला, अगर एनवायरमेंट मिला ही नहीं जिसमें साइकिल चलाना नहीं सिखाया बच्चे को, खुद से अपने कपड़े साफ करना नहीं सिखाया, स्कूल से आके कपड़े बदलते हैं ये नहीं किया, तो कहाँ से वो सीखेगा? तो अगर टास्क अलग अलग दुनिया में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं, जरूरी नहीं है जो आपके यहाँ टास्क हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, वही दुनिया में सब जगह सोशल एक्सपेक्टेशन हो, है ना। कि हम दिल्ली में हो सकता है 25 साल एवरेज एज मान रहे हो, समाज की एक्सपेक्टेशन है कि शादी कर लो, और हो सकता है अमेरिका में कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो, या फिर वहाँ पे जो है, या यूरोप में जो है नॉर्मल है ये चीज़ कि 30 में कर रहे हैं लोग, जो आम बात है। तो ये क्या है? या आप देखेंगे जो बॉलीवुड स्टार्स सो कॉल्ड हैं, या फिर बाकी जो बड़े पदों पे लोग हैं, बहुत बार नहीं भी करते हैं, वहाँ संख्या ज़्यादा है ना करने की। या ये जो मंक वगैरह हैं, इनमें बहुत संख्या है शादी ना ज़्यादा करने की। तो ये माइलस्टोन अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल जाएंगे, ऐसा थोड़ी एनवायरनमेंट का रोल नहीं है। तो असर्शन यानी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? डिले इन अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन बाय चिल्ड्रन कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हेरिडिटी। भाई ये तो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, इसमें सिर्फ हेरिडिटी का अगर रोल है भी तो सिर्फ हेरिडिटी का नहीं है, बोथ फॉल्स हैं, ये दोनों ही क्या हैं? फॉल्स हैं, बोथ ANRR फॉल्स, सिंपल। सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, या डी कहिए इसको आप, ABC ये होगा और डी यहाँ पे सही होगा, इंग्लिश में C लिखा हुआ है, ठीक है। A और R जो हैं दोनों ही गलत हैं यहाँ पे, A और R दोनों गलत हैं, दोनों फॉल्स हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ हेरिडिटी का ही रोल है या एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं होता डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में, जी नहीं, ये कहना संभव ही नहीं है। तो ये था आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक। कल हम करेंगे सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण का टॉपिक, जिसको हम 1 नंबर में जो है सभी जगह पूछ लिया जाता है, चाहे वो आपका DPLS भी हो, CTET हो, कोई और एग्जाम हो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सोशलाइजेशन की प्रोसेस से सवाल बन जाते हैं, ठीक है। आज हम इतना ही रखेंगे क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, जैसा कि आप जानते ही हो। थोड़ा सा अंतर आया है ये पी के, बट इतना नहीं आया, मुझे लगता है कुछ और भी अभी पीना पड़ेगा। कुछ और से मतलब मेरा ब्लैक टी या कुछ PDF की नोट्स बना ले, नोट्स तो मिल जाएंगे आपको, बने बनाए नोट्स बाइलिंगुअल मिल जाएंगे, डोंट वरी, वो आपकी मर्जी है, फिर आप अपने लिए बनाना चाहें तो बात अलग है, ठीक है जी। 5वां सवाल एक बार, एंड्रो का मतलब समझ नहीं आता आया, चलो आते हैं 5वां सवाल समझा देते हैं आपको, डोंट वरी, देखिएगा। अरे यार 1 मिनट, 5वां सवाल ही गायब हो गया दोस्तों, 1 मिनट, ये कहाँ से? देखो ये ना एक टर्म है जो एड ऑन है, ये जनरली नहीं पूछा जाता, बस एक बार ये सवाल आया हुआ है। एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी किसको कहते हैं? तो एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी जो है बैलेंस है मस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स का, यानी समाज ने जो कहा है कि ये स्त्रियों के लक्षण हैं और ये पुरुषों के लक्षण हैं, उन दोनों का बैलेंस है जिस पर्सनैलिटी में, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, है ना। मेरे कई दोस्त जो मेल्स हैं और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कोई बहुत अच्छी चाय बनाता है ना, कोई बहुत ही बढ़िया बेहतरीन खाना बनाता है, ठीक। तो सो कॉल्ड जो समाज ने कह दिया आपकी कि ये तो जो है काम है लड़कियों का। और भी अगर ट्रेड से रिलेटेड बात करूं तो कई सारे मेल्स भी बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, है ना, उनको कलर्स पसंद हो सकते हैं, और कई सारे उनको डांस पसंद हो सकता है, और पेंटिंग, ड्राइंग, जो भी आप फेमिनिन ट्रेड्स जिनको कह रहे हैं हम, और कई सारी फीमेल्स को या मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है ना। तो बैलेंस है दोनों का, कि फेमिनिन और मस्कुलिन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही तरह के ट्रेट्स उनके अंदर हैं, और किसी भी इंसान में दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि आप सिर्फ अकेले अपने पिताजी से तो बने नहीं हैं या सिर्फ माताजी से तो बने नहीं हैं तो आप में दोनों ही साइड्स, या मुझ में या हम सब में। तो उन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स का बैलेंस कई बार वो निकल के नहीं आ पाता, उसका रीजन है कि एनवायरनमेंट में कभी उस चीज को मौका ही नहीं दिया गया,
लड़कों को कहा ही नहीं गया कि भाई तुम भी मुंह धो लो ठीक से, या तुम भी प्यार से बात करना सीख जाओ, या तुम भी रो सकते हो, है ना। ये एक चीज है। हाँ, देवांश कह रहे हैं मैं बहुत लाजवाब खाना बनाता हूँ। तो वो जो ट्रेड्स, सो कॉल्ड ट्रेड्स कहे जा रहे हैं समाज में लड़के और लड़कियों को लेके, उन दोनों का बैलेंस है एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी। जैसे वो मेंढक नहीं होता था, हम कहते थे उभयलिंगी है, पानी में भी रह सकता है और इधर भी, तो दोनों का बैलेंस है। जीनोटाइप फिनोटाइप जनरली नहीं पूछा जाता कल्पना, बट मैं बता देती हूँ, आप पूछ रहे हो तो। देखो, जीनोटाइप सिंपल है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है। आपके जीन्स में बहुत कुछ है जो आपको पता ही नहीं है। कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, कई सारे लक्षण भी हो सकते हैं जो मे बी आपकी नेक्स्ट जनरेशन में दिखें, या उससे पहली जनरेशन में दिखें, या पता नहीं कहाँ से किस जनरेशन से आप कैरी करते हुए आ रहे हो। फिनोटाइप पे जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, जिनको आप देख सकते हो कि भाई आपका रंग जो है आपकी माताजी जैसा हो गया, ये फिनोटाइप है। जबकि आपके अंदर जीन क्या है, जीनोटाइप तो आपके पिताजी के रंग का भी है, जेनेटिक मेकअप तो वो भी है ना। आपके अंदर छोटी और बड़ी दोनों हाइट का जेनेटिक मेकअप है, दोनों तरफ से मिला होगा। फिनोटाइप जो बाहर निकल करके आया वो फिनोटाइप है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जेनेटिक मेकअप में जो जो है वो जीनोटाइप है। फिनोटाइप जो जो आप देख पा रहे हैं, जो अनफोल्ड हुआ बाहर, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फिनोटाइप में काउंट होते हैं। ठीक है जी। ड्रिल तो मतलब सिंपल प्रैक्टिस है, हिंदी में पढ़ा देंगे यार। उपेंद्र इन सबसे तो बहुत आगे आ गए यार, करोगे क्या उसका, कभी और बात करें। ठीक है, कोई और आपके मन में सवाल हो, हिंदी में भी पढ़ा देंगे परवेज, मतलब अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ना जरूरी होता है आपके इस सब्जेक्ट में। देखो, डिबेट तो अंधी है, परिधि अंधी एज इन एंडलेस है ना, इसको हम नेगेटिव में नहीं यूज कर रहे हैं। तो आंख बंद करके कितनी भी डिबेट पढ़ लो, बहुत सारी डिबेट्स हैं डेवलपमेंट की, आप मुख्य रूप से 4-5 ही पढ़ते हैं। चलिए, कल मिलते हैं हम 7:30 बजे, कल ऑफलाइन क्लास भी है। होपफुली ये गला कल तक ठीक हो जाए, थोड़ी दवाई ले लूँगी। चलिए, टेक केयर, बाय। ये रिवाइज कर लीजिएगा, कल सोशलाइजेशन पढ़ेंगे।